नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी। वो शो जिसमें हम देश में हो रही राजनीतिक उठापटक के बारे में, ढेर सारे फैसलों के बारे में, नीतियों के बारे में, बयानों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं और इनमें से हर एक के पीछे निहितार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। बीते एक हफ्ते में इस देश में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। संसद का विशेष सत्र आया, एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है और सबसे पहला विषय यही है, महिला आरक्षण विधेयक जिसे महिला वंदन अधिनियम कहा गया। और अब लोकसभा राज्यसभा, जिसे दोनों ने ही अपनी मंजूरी दे दी है, उस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह मेरे पास एक बड़ा पैनल मौजूद है। एक एक करके परिचय कराता हूं और इस पैनल में भी अगर आप देखेंगे जितने प्रतिशत आरक्षण की बात हुई है उससे ज़्यादा का वेटेज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले गुंजा जी हैं, लगातार हमारे साथ बने रही हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। राखी बख्शी जी हैं, पहली बार खबरों के खिलाड़ी का हिस्सा बन रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खूब स्वागत आपका। प्रेम कुमार जी हैं, लगातार आपके विचार हमको मिलते रहते हैं। अवधेश कुमार जी हैं, पिछले एपिसोड के अंतराल के बाद एक बार फिर हमारे साथ। और समीर चौगावर सर हैं, लगातार अपने अनुभव का लाभ हमको इस पैनल पर देते रहते हैं। और जो मैंने इंट्रो में कहा, गुंजा जी, पहला सवाल वही, इस बिल का, इस नियम का, इस अधिनियम का हासिल क्या है एक महिला के तौर पर? नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने इतने क्रिटिकल मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बिल से क्या हासिल होगा, जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा, महिलाओं को राजनीतिक पटल पे एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आई थिंक ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव यही है कि महिलाओं की आवाज़ हम संसद में, जो डेमोक्रेसी का टेम्पल बोलते हैं, वहाँ पर सुनी जाए, ज़्यादा सशक्त हो। लेकिन उत्कर्ष जी, मैं उस भारत में बड़ी हुई हूँ जिसमें मैंने महिलाओं को सशक्त होते देखा है। मेरी माय मदर वॉज अ ग्रेजुएट, बट शी एंश्योर्ड कि मैं स्कूल जाऊँ, मैं अच्छा इसलिए पढ़ सकूँ जिससे कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूँ। ये वो भारत है जहाँ पे परिवारों ने अपनी बेटियों को बचाया भी है, पढ़ाया भी है और बढ़ाया भी है। तो मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पर, और जिस समाज से मैं आती हूँ, कि शायद ये रिजर्वेशन इज़ अ लिटिल टू लेट। आई एम नॉट सेइंग अ लिटिल टू लिटिल। बहुत बड़ी बात है, 33% रिप्रेजेंटेशन विधानसभा और लोकसभा में मिलेगा आधी आबादी को। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, पिछड़ी हैं, वंचित हैं, और शायद उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आप भारत का इतिहास भी उठाकर देखें, भले ही 9 साल में भारत एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच चुका है, बट अगर आप देखिए इंदिरा गांधी को हम पार्लियामेंट में लेके आई थी उन्हीं की पार्टी, गूंगी गुड़िया, कि भाई कुछ नहीं करेगी, लड़की को बैठा दो, ना बोल पाती है ना कुछ, सिर्फ नेहरू की बेटी है, बैठा दो। क्या किया? निक्सन और किसिंगर से पंगा लिया उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े करूंगी। एक महिला प्रधानमंत्री हुई जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज तक इतने पुरुष प्रधानमंत्री हुए, कोई नहीं करने की हिम्मत रखेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें आरक्षण की ज़रूरत है महिलाओं की बात बोलने के लिए। स्मृति ईरानी ने कई बार बोला है कि हमेशा एक महिला कल्याण मंत्री महिला ही क्यों हो, पुरुष क्यों नहीं हो सकता है? महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमको वहाँ पर नंबर ज़्यादा होना चाहिए। बीजू जनता दल जो पार्टी है वो 42% महिलाएं भेजती है, कोई वहाँ पर 33% का नियम नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वो भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा है। दूसरी तरफ आप देखिए, कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो फिल्म स्टार्स को भेज देती हैं महिलाओं के तौर पे। क्यों? आप ज़मीन से महिलाओं को क्यों नहीं लेके आते हैं? कोई आपको नहीं रोक रहा है, अगर आप विदाउट रिजर्वेशन देखें तब भी। और कई महिलाएं आई हैं। इस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की जो सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर है गुलाब देवी, वो एक धोबी की बेटी हैं। वो 1989 जब भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ था और महिलाओं के पास न इतने संसाधन थे, न आवाज़ थी, उस समय वो राजनीति में आई, 4 बार MLA बनी, उनकी 3 बेटियों को उन्होंने पढ़ाया और वो सब आज दे आर ऑल एक्टिव बोथ इन पब्लिक लाइफ एंड इन एकेडमिक्स, एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि आज आरक्षण करके हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमने SC ST के लिए आरक्षण किया, कुछ समय के लिए था, बट वो हम कभी हटा नहीं पाए। क्यों? वो एक राजनीतिक मॉन्गरिंग बन जाती है कि नहीं हम आपके लिए हैं इसलिए हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण देने से मेरा भला नहीं होगा। मेरा भला तब होगा जब आप, जो लोग मेरे लिए हेट स्पीच बोलते हैं, जो मेरी ट्रोलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, आप उनको रोक सकें।
मेरा भला तब होगा जब आप जो आपकी विशाखा कमेटी है वो आप हर कंपनी में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। मेरा भला तब होगा जब टंच माल, नाचने वाली, इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं लोग, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, इलेक्टेड लोग यूज़ करते हैं, वो ख़त्म होगा। मेरे हिसाब से एक ऐसी लड़की जो नए भारत में जिसने अपना अधिकतर जीवन बिताया है, मुझे नहीं लगता कि आरक्षण से हमारा कोई बहुत भला होने वाला है। हाँ, एक नए तरीके का परिवारवाद ज़रूर बढ़ जाएगा जहाँ पे बेटों की जगह बहुएं और बेटियाँ और बहनें आने लगेंगी। बहुत सारे वैलिड पॉइंट आपने उठाए हैं राखी जी, मैं आपके पास आता हूँ और 2 पॉइंट जो मुझे लगता है कि जो वैलिड हैं उस पर थोड़ा सा विस्तार देने की ज़रूरत है। पहला, जब ये मांग आई थी तब शायद समाज में ज़रूरत थी कि उस तरीके से महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले। हमने लोकल बॉडी में तो वो किया, स्थानीय निकायों पर तो वो किया, लेकिन संसद तक या विधानसभाओं तक पहुँचने में उसको वक्त लगा और वो तस्वीर दिखने में तो अभी और सालों का वक्त लगना है। अभी वो ऐसा नहीं है कि अगले किसी सत्र से, अगले किसी चुनाव से, किसी विधानसभा या लोकसभा की वो तस्वीर बदलने वाली है। तो क्या आप मानती हैं कि जो 33% की बात तब थी, आज भी वो 33% की ज़रूरत है, या वो हिस्सेदारी बराबर होने की बात है? बहुत कुछ बदला है। उस रिजर्वेशन के कोटे की जो मांग थी उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। कहा गया कि सालों से लंबित मामला है, तो क्या सिर्फ उसको पूरा करने के लिए इसको लाया गया या पीछे कोई निहितार्थ भी है? क्योंकि जो तमाम बात अभी गुंजा जी ने कही उसमें कई सारे वैलिड पॉइंट हैं। कई ऐसे एरिया हैं जब पहली बार ये बिल आया होगा तो वहाँ महिलाएं नहीं थी, और आज जब ये बिल पास हुआ है लेकिन अभी तक वो दिखना शुरू नहीं हुआ है, वो एरिया आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ पर महिलाएं दिख रही हैं। जो बातें मैं सुन रही थी और जो गुंजा जी कह रही थी और जो आपका प्रश्न भी है, लेकिन मैं उसको एक आशावादी तरीके से आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर देर हुई है, पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब भी हुआ है मैं उसको एक विंडो, एक खिड़की की तरह देखती हूँ। एक खिड़की खुली है। अब आगे हम जानते हैं कि टाइमलाइन हमें नहीं पता कब होगा। आज कहा जा रहा है 2029 तक की बात हो रही है, सेंसस की डिलिमिटेशन की बात हो रही है, एक अनिश्चितता है कि कब होगा, कैसे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये आरक्षण का अभी जो अधिनियम आया है, अब प्रेसिडेंट के पास है इस वक्त साइन होने के लिए, लेकिन यहाँ से एक रास्ता ज़रूर खुला है। हम सिर्फ नहीं कह सकते कि ऑप्टिक्स है कि चलो हमने एक चीज़ ला दी, ये नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें होंगी, क्योंकि इस वक्त हम ये भी बात कर रहे हैं कि पार्टीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी दे। तो अलग अलग पार्टियों में बात हो रही है। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात कर सकती हूँ। ऑलरेडी ये बात आ रही है कि पार्टी में इस बार महिलाओं को और दलितों को भी किस तरह से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा टिकट के मामले में, और जो पार्टी में उनकी हिस्सेदारी है काम करने के मामले में। मुद्दा ये है कि महिलाओं को सबलता तो मिली है, वो अपने पैरों पर भी खड़ी हुई हैं, लेकिन जहाँ तक नीति निर्धारण की बात है वहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि वो किन पदों पर आसीन हैं, जहाँ से वो एक डिसीजन लेने का, एक नीति निर्धारण में अपने सिग्नेचर को इस्तेमाल करने का काम कर पाएंगी। और इसीलिए धीरे धीरे ये होते हुए हम देख रहे थे। देखिए 2-3 लेयर्स में काम होता है। एक आप बॉटम में यानी पंचायत या लोकल बॉडी लेवल में कैसे काम करते हैं, वहाँ 50% बहुत सारे राज्यों में हमें पता आरक्षण है। महिलाएं सरपंच बन रही हैं, वहाँ भी ये कहा गया कि क्या सरपंच पति सारा काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों को देखकर आगे बढ़ी। हम उस पॉजिटिव साइड को देखकर आगे बढ़ें। उसके बाद हम आगे आते हैं तो आप देखते हैं असेंबलीज़ में बहुत कम संख्या है। अगर आप स्पीकर देखें महिला तो कितनी, मुझे रितु खंडूरी का उत्तराखंड से नाम याद आ रहा है। इस समय महिला मुख्यमंत्री 1 है हमारे देश में। तो अभी संख्या अगर आप देखें वहाँ उन पदों पर आसीन वो कम है, और जब वो पदों पे आसीन होंगी तो एक जो जिनको जैसे गुंजा जी कह रही जेंडर सेंसिटिविटी, वही समस्याएं जो आप कह रही हैं, उन्हीं समस्याओं का समाधान भी यहाँ है। अगर आप कहती हैं कि अच्छी बात है विशाखा कमेटी सब जगह लागू हो, ये है कि हमारे को इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो, हमें समाज में स्थान मिले, वो तब मिलेगा जब मैं एक महिला होकर एक दूसरी महिला के सोच को, दर्द को समझ पाऊंगी और मैं वहाँ से नीति निर्धारण में बदलाव ला पाऊंगी। वो मैं कैसे ला सकती हूँ? अगर मेरे पास वो पावर होगी। और इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट की जो सबसे सशक्त रास्ता जो है वो यहाँ से शुरू होता है। तो इसलिए मैं ये जो अभी अधिनियम आया है इसको मैं बहुत आशावादी तौर पर, पॉजिटिव तौर पर ही देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे रास्ते अब खुलने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। आप अभी से ही देखेंगे, क्योंकि सोच में बदलाव आया। हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? पेट्रियार्कल माइंडसेट की। मुझे लगता है जैसे ये बिल आया आप देखेंगे लोगों की सोच में, उनके व्यवहार में बदलाव आपको दिखाई ज़रूर देगा कि कैसे हमको उनको जगह देनी ही चाहिए और देनी पड़ेगी भी। अब ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप उनको जगह दें। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप रिजर्वेशन क्यों मांगती हैं, आप मेट्रो में आपको अलग कोच क्यों चाहिए। हमेशा ये सवाल मेरे सामने आता है। वो इसलिए चाहिए क्योंकि सामाजिक तौर पर अगर आप देखें तो पलड़ा हमेशा ऐसे था, आप हमेशा ऊपर थे, हम नीचे थे। हमको आगे आने के लिए कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो इसलिए मैं आरक्षण के
पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी बातें ठीक है कि वो अभी आगे आने वाले समय ही तय करेगा, लेकिन हमें अभी से अपने रास्ते ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे औरतें जो अभी बॉर्डर लाइन में हैं, जो सोचती होंगी कि क्या मैं राजनीति में जाऊँ, क्या ये अच्छी जगह है, वो मुझे लगता है कि उनको एक साहस आएगा। वो सोचेंगे कि मैं राजनीति में आऊँ और अपने कदम को आगे बढ़ाऊँ, सबके लिए, समाज को और सशक्त बनाने के लिए। स्टूडेंट्स जो अभी लड़कियाँ हैं, आने वाले दिनों में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, 18 से ज़्यादा उम्र की लड़कियाँ आगे आ जाएंगी। कॉलेज गोइंग जो हैं महिलाएं, जो कई बार चाहती हैं कि घर की चार दीवारी से निकलकर वो भी कुछ करें, और कई और प्रोफेशन से अगर राजनीति में शिफ्ट करना चाहती हैं, ये सब बदलाव हमें दिखाई देगा आने वाले समय में। अभी हमें बहुत सारी महिलाएं ऐसे दिखाई दे रही है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स में, कई भी किसी सेक्टर में, वो मुझे दिख रही हैं कि उनका आत्मविश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ा है। तो हमें इस बिल को इस तरह से देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले रास्ते क्या खुले हैं, विंडो और खिड़कियां और दरवाजे किस तरह से खुले। ठीक है अवधेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। सुप्रिया सुले का मुझे वो इस पूरी बहस के दौरान एक भाषण का एक हिस्सा है जिसको मैं सवाल पर लेना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब ना तो ये पास होने के बाद अगले दिन से लागू होना है, ना अगले चुनावों में लागू होना है, तो फिर इसके लिए विशेष सत्र बुलाकर सरकार इस मुद्दे का क्या राजनीतिकरण या राजनीतिक लाभ नहीं ले रही है। ये अगर दिसंबर में भी आता तब भी वो तभी लागू होता जब वो अब लागू होगा। जब तक जनसंख्या नहीं होगी, उसका वो गिनती नहीं होगी, जब तक परिसीमन और डिलिमिटेशन नहीं होंगे, तब तक वो विधानसभाओं में और लोकसभा में बदली हुई सूरत नहीं दिखेगी। तो क्या सरकार ने पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए इस बिल को, विशेष सत्र को बुलाकर उसमें पास कराया? अगर पहले पास हो गया तो उसमें क्या समस्या है? वो तो और बढ़िया है ना कि भैया हमको दिसंबर तक इंतजार नहीं करना पड़ा है। जो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुड़ी करेगा कब, पता नहीं किसको क्या हो जाए। मनुष्य के जीवन का कोई ठीक है? हम आप यहाँ खड़े हैं, 1 सेकंड बाद हम हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाए। तो जो हम तय करते हैं उसको करना ही चाहिए अभी। वो तो देखिए वो है कि वो एक विचारधारा से काम करने वाले नेतृत्व और सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है कि हम क्या करना चाहते हैं। इस देश की महिलाओं का सम्मान स्थापित करने के लिए विशेष सत्र बुलाकर नए संसद की शुरुआत भवन की उसके करते हैं, तो ये तो एक बड़ा संदेश है ना संपूर्ण विश्व के लिए। ये केवल भारत के लिए नहीं है, बाकी जो उसकी औपचारिकताएं हैं वो करेंगे, लेकिन पहले जो मूल चीज है नींव डालने की वो तो डाल दो। तो ये तो और बेहतर है। बाकी विपक्ष प्रश्न उठाएगा, उसको उठाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों ने आज तक किया ही नहीं, एक साथी लेके आ रहे हैं, दूसरा साथी जाके कागज फाड़ दे रहा है, एक साथी लेके आ रहा है, दूसरा जाकर के अध्यक्ष के पास से छीन ले रहा है, होने नहीं दे रहा है। तो अभी तक तो यही हो रहा था। यूपीए सरकार ने तेलंगाना विधेयक पारित कराने के लिए चारों तरफ से संसद के सारे दरवाजे बंद कराए गए, सदन के मार्शल बुलाया गया, पूरी सुरक्षा दी गई और वो पारित करा लिया गया। लेकिन वही काम महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने में सोनिया गांधी जी, जो कि उस समय यूपीए की चेयरपर्सन थी, कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन थी, तो वो नहीं करा सकी थी। तो इसको क्या कहेंगे? तो ये तो कमिटमेंट दर्शाता है। देखिए मैं इसको सामान्य मतलब विश्लेषण के तौर पर इसको मत लीजिए। भारत में महिलाओं का स्थान पुरुषों से कभी कमजोर रहा नहीं है, ये कालखंड में रहा है। आप ऋग्वेद काल पढ़ेंगे तो जैसे पुरुषों की संहिताएं हैं, वैसे ही महिलाओं की लिखी हुई संहिताएं हैं। पुरुषों के आश्रम है, महिलाओं के आश्रम है। आजकल तो विवाद हो जा रहा है हमारे यहाँ। मेरे पुरुष देवों से ज्यादा स्त्री देवियों की संख्या है अगर हमारे यहाँ आप गिन लीजिए तो। विद्या की देवी, युद्ध की देवी, शांति की देवी, आप सुनो ज्ञान की देवी, लक्ष्मी धन ऐश्वर्य की देवी। लेकिन एक कालखंड में ऐसी परिस्थिति आई आक्रमण के बाद कि धीरे धीरे महिलाएं हमारे हाशिए पर गई है, और उसको जो है ब्रिटिश और पश्चिमी समाज शास्त्रियों ने, उनकी देखा देखी हमारे देश के भी समाज शास्त्रियों ने एक शब्द दे दिया पश्चिम से लाकर पैट्रियार्चल सोसाइटी। पितृसत्तात्मक परिवारों हमारे यहाँ कल्पना नहीं थी, लेकिन दिखाई दे रहा था, महिलाएं थी। तो उसको अलग अलग एक आरक्षण जो है अलग अलग तरीके से लाना है। मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ कि समाज से वंचित तबका, या वो लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, किसी आधार पर, उसको आगे लाने के लिए सरकार जो होती है सत्ता में या समाज में भी सत्ता के परे जो समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, उसको उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिए एक निश्चित कालखंड के लिए, अस्थायी रूप से नहीं।
नहीं, एक निश्चित कालखंड के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जिसको आधुनिक लोकतंत्र में एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। वो दूसरे देशों ने भी अपने अपने तरीके से किया है। लेकिन हमारे देश की समस्या है कि एक बार आ जाती है तो फिर इसी को आधार बना के राजनीति होने लगती है। जैसे सामाजिक न्याय का अर्थ हमारे यहाँ पिछड़ों का आरक्षण हो गया, दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण चल रहा है जब से संविधान बना है। वो सामाजिक न्याय की कल्पना में नहीं आते हैं। जो सामाजिक न्याय मंडलवाद के दौर से शुरू हुआ है। तो वो मेरा अपना मानना यह है कि महिलाओं का आरक्षण एक उचित कदम है, वो लागू होगा। सबको मालूम है कि भैया 2024 में नहीं होगा, तो तब तो फिर कहा जाता कि भाई 2024 लड़ लो, उसके बाद कर लो। पता नहीं अगली सरकार करती कि नहीं करती। ये अच्छा, फ्रीज भी तो उसी सरकार ने किया है ना भाई। यूपीए सरकार ने जब 2026 तक सबको फ्रीज करके रखा है, तो इस समय उसको क्यों चेरने की आवश्यकता है? जब जनगणना हो जा रही है, जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगी, तो मैंने अगले इस 2024 के बाद 2029 लोकसभा चुनाव से और 2027 के बाद मेरा जो अनुमान है जितने विधानसभा चुनाव, उसमें तो लागू हो ही जाएगा ना। तो इसलिए पारित हो गया, ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब जो पार्टियां आलोचना कर रही है कि नहीं लगा, उन पर भी निर्भर है, भारतीय जनता पार्टी पर भी निर्भर है कि आरक्षण न होते हुए भी क्या पार्टी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे करके चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में खड़े करने की परंपरा शुरू होगी। क्या पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 33% घोषणा कर दिया था, हम अपनी पार्टी में रिजर्वेशन देंगे, लेकिन लोग नहीं मिले उनको एग्जीक्यूटिव में। समस्या ये आ गई कि लोग नहीं मिले, नहीं कर पाए जो है 33% सब जगह। तो वो स्थिति बनानी बहुत आवश्यक है ये। तो इसलिए परिसीमन जो है ये हमारे संविधान की एक आवश्यकता है। हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, 1971 के आधार पर अभी हमारी पूरे लोकसभा से लेकर विधानसभाओं का है, और वो एक प्रकार से बहुत सोच समझ के फ्रीज किया गया, क्योंकि पुराना संसद था, फिर संख्या बढ़ेगी 700 750, बहुत सारी समस्याएं थी, कहां बैठाएंगे, फिर ये बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, बहुत सारी चलती रही है। तो सरकारें बचती रही है उस परिसीमन से। भाई पहला परिसीमन अगर मान लीजिए 9 साल 10 साल में 2 परिसीमन हो रहे, 2 हो रहे हैं, तो आगे हुआ क्यों नहीं? तो हमारे देश में जो समस्याएं आती थी, जो चुनौतियां आती थी, बाधाएं आती थी, उससे बच के शासन करने की जो एक परंपरा रही है, वो इस परंपरा को नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। तो अब परिसीमन भी होगा, जनगणना भी होगी, महिलाओं का आरक्षण भी लागू होगा। इसलिए वो जो आलोचना कर रहे हैं वो करते रहे, आप चूक गए हैं। इतिहास का अध्याय लिखने का कि सबको श्रेय मिलता है, जो उसको पहचानता है वही उसमें नाम अंकित कराता है। इन लोगों ने नहीं पहचाना, इनका नाम इतिहास में केवल इतना ही है कि आपने सहयोग किया उसमें आकर के, फिर भी किंतु परंतु के साथ। ठीक है, ढेर सारे किंतु परंतु आए प्रेम सर, और मेरा सवाल यही है कि जब वुमेन रिजर्वेशन की बात आई, महिला आरक्षण की बात आई, इसके साथ कई सारे और आरक्षणों की बात सामने आने लगी। हमने देखा कि सदर में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, बाहर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि महिला आरक्षण के अंदर आप SC ST रिजर्वेशन को तो उसी तरीके से लागू रख रहे हैं, वो कोटा विद इन कोटा वाली बात है, लेकिन OBC के सवाल पर कोई क्लियरिटी नहीं, कोई जवाब नहीं। और इसको अधिकतर पार्टियों ने इस सवाल को उठाया, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक के बयान हमने देखे कि फिर OBC महिलाओं का क्या, जो बाकी SC ST महिलाएं आगे आ जाएंगी, और बाकी सीटों पर वो कह रहे हैं कि पिछड़ों को आगे आने नहीं मिलेगा, खासतौर पर महिलाओं को। देखिए, आपके प्रश्न से बात शुरू करते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर अमित शाह जी ने सदन में दिया। उन्होंने बिना OBC का नाम लिए हुए ये कह दिया कि हम OBC आरक्षण नहीं देंगे। कैसे कहा वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस सदन में जो सदस्य हैं वो 3 तरह के सदस्य हैं, SC ST सामान्य, और इन्हीं 3 तरह के सदस्यों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। क्लियर कट उन्होंने OBC का नाम भी नहीं लिया और उन तमाम सवालों को भी खारिज कर दिया कि OBC आरक्षण हो सकता है। हालांकि इसमें एक सवाल भी पैदा होता है कि चूँकि OBC के लिए पहले से रिप्रेजेंटेशन में आरक्षण नहीं है, तो अलग से महिलाओं के लिए कैसे हो। लेकिन सवाल का जवाब ढूंढना सरकार का काम होता है। संविधान में संशोधन करना उसके अख्तियार में होता है। ये विल पावर होती है कि हमको क्या करना है। तो इस बारे में 2 टूक राय भारतीय जनता पार्टी की सामने नहीं आई। जो उमा भारती के नेतृत्व में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई थी कि OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे आज सोनिया गांधी जी का समर्थन इस बिल को ये कहते हुए है
कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, वैसे ही ये समर्थन तब राज्यसभा में जब पारित हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी था, समान तरीके से था। लेकिन अब यहाँ पर हम आते हैं थोड़ी सी बात कि बहुत सारी चर्चा हुई कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी एक पैनलिस्ट साथी का कहना है कि महिला को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, एक पैनलिस्ट साथी ने कहा कि नहीं बिल्कुल होना चाहिए, और अवधेश जी ने भी इसके राजनीतिक पहलू को सामने रखा। हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण दे कौन रहा है? महिलाएं तो महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रही, ये पुरुषवादी समाज ही दे रहा है। उनकी मर्जी को वो 33% दे कि 50% दे कि नहीं दे, कि एक नारा, अब तक तो हम सुनते आए थे कि नारा जुमला होता है, लेकिन कानून जुमला हो गया, ऐसा पहली बार देश ने देखा है। कानून बन गया। कानून तो तुरंत प्रभाव से लागू होने वाली चीज होती है, लेकिन एक कानून जिसको कि भूतलक्षी प्रभाव से, बैकडेट से लागू होते हुए हमने देखा था, सुना था, लेकिन भविष्य, इसके बारे में तो शब्द भी नहीं है। भूतलक्षी तो शब्द है, भविष्य लक्षी शब्द नहीं है कि भविष्य में किसी डेट से कोई कानून लागू होगा। ये हालात बने। अब फिर भी है कि इस स्थिति पर विचार क्यों हो रहा है? भाई ऐसा क्यों है, क्यों टाल रहे हैं? दरअसल इसके मूल कारण में जाना होगा। मूल कारण ये है कि जब पंचायती राज में ये महिलाओं को आरक्षण आया, राजीव गांधी का कॉन्सेप्ट था, नरसिंह राव जी के समय में आया, और सोनिया गांधी जी के आज भाषण में हमने सुना कि 15 लाख महिला प्रतिनिधि आज हैं रिप्रेजेंटेशन में देश भर में। तो उसके बाद स्थितियां इस तरह से बदली कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम होने के बावजूद वोट देने में महिलाएं लीड कर गई। महिलाएं अब ज्यादा वोट देने लगी, तो अब महिलाओं ने वोट बैंक के रूप में राजनीतिक दलों को प्रभावित करना शुरू किया। तो अब उनकी आवश्यकता बन गई कि महिलाओं को वू किया जाए, महिलाओं को आकर्षित किया जाए। तो इसके लिए अभी बहुत अच्छा उदाहरण रखा गया, गुंजा जी ने रखा, जैसे उड़ीसा में महिलाओं को आरक्षण सत्ताधारी दल दे रही है। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस का दावा था कि 40% उनके सांसद हैं महिलाएं। तो ये चीजें जब हो रही है, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि लड़कियों को साइकिल बेच के महिलाओं का ज्यादा वोट लेकर के ही वो आगे बढ़ते रहे। ये उदाहरण जब बने, तब आज की सरकार को लगता है, आज की राजनीति को लगता है कि महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने जोड़ने के लिए हमने आरक्षण दे दिया, हमने आरक्षण दे दिया, जो नहीं दे सके थे आज हमने वो कर दिया, जो नहीं हो सका था वो आज हमने कर दिया। इस तरह का आभा मंडल तैयार किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में पुरुषवादी सोच जो है इसमें भी शामिल है, हावी है। वो बोल करते हुए दिखना तो चाहते हैं, लेकिन अधिक से अधिक इसको टालना चाहते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अगर आ गया, इस कम से कम 543 में तो देने के लिए तैयार नहीं है। बोलते 543 में अगर 181 दे देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा। इस सोच के साथ में ये बिल लाया गया है। सीट की संख्या बढ़ाओ तो भाई हमारा तो थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी, संख्यात्मक रूप में थोड़ा सा महिलाओं को भी मिल जाएगा। ये पुरुषवादी सोच है, ये सोच आज हावी है और इस सोच की निंदा होनी चाहिए। इस सोच को पहचानने की जरूरत है। मैं जो भी बोल रहा हूं मैं पहचानवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इसको इस तरीके से देखा जाए। पुरुषवादी सोच आज भी हावी है। दिख रहा है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में महिलाओं की पीठ में छुरा भोंका गया है। ठीक है कुंज, आपको कुछ पॉइंट बोलना था, बट समीर जी का पॉइंट लेता हूं, फिर आप पर आता हूं। समीर जी, इससे थोड़ा आगे बढ़ता। बिल्कुल ऑब्जेक्शन है, हमको ये विमेन को ये वोट बैंक के रूप में रिड्यूस ना करें और ये ना कहें कि हमें वो किया जा रहा है। हम भागीदार हैं देश की आर्थिक व्यवस्था में। ठीक है, मतलब वो जिस रूप में देख रहे हैं, मैं जो आगे जाना चाह रहा था वो ये, देश में एक रुदाली समूह बन गया है आने के बाद, जो आम संवेदनशील मुद्दों पर जो द्रवित नहीं होता है, जो रुदाली गैंग में शामिल नहीं होता है। लेकिन जब भी ये सरकार आरएसएस कुछ करती है, उसका सबका वो लगता है ना, कौन सा एक गैस आने के बाद आंख से आंसू निकलने लगता है, वो कौन सा गैस है, तो वो बस वो रुदाली जो है वो शुरू हो जाता है। तो प्रेम जी जो है उसी रुदाली तंत्र के जो है आजकल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं फ्लोर को समीर जी कर रहे हैं। प्रेम जी, मैं समीर जी के कमेंट के बाद फ्लोर को ओपन करता हूं। मैं समीर जी का कमेंट ले लूं, फिर मैं फ्लोर को ओपन करता हूं। समीर सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बात आई, बीजेडी की बात आई या टीएमसी की बात आई,
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर ढेर सारी योजनाओं को लेकर विधानसभा चुनावों में जा रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत महिलाओं को ध्यान में रखकर ढेर सारी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वो बात कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रयोग हुआ, अगर पार्टियां, जो हमने राज्यसभा में देखा, लोकसभा में 2 लोग विपक्ष में थे, राज्यसभा में कोई विपक्ष में नहीं था, अगर सारी पार्टियां तैयार हैं, क्यों ना वो एक प्रिंसिपल सेट कर दें इन विधानसभा चुनावों में, वो जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं कि वो इतने उम्मीदवार महिला दे दें। क्या पार्टियां ऐसा करने की स्थिति में या वो तैयार हैं? मेरा कहना है, अगर पार्टियां उस स्थिति में तैयार होती तो आने वाले चुनाव में क्यों पिछले चुनाव में भी तो पार्टियां लागू कर सकती थी। 2014 के चुनाव में कर सकती थी, 2019 के चुनाव में कर सकती थी, 2018 के, और हर साल हिंदुस्तान के अंदर विधानसभा चुनाव किसी न किसी राज्य में होते रहते, सारे राजनीतिक चुनाव लड़ते। अगर किसी भी राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति होती कि हमें 33% टिकट महिला को ही देना है, तो पार्टी अपने हिसाब से कर सकती, जैसे कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है, कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन चुनाव इस आधार पर नहीं लड़े जाते, चुनाव जीतने के लड़े जाते हैं। पार्टी के पास अगर मालूम है कि किस सीट से अगर कोई महिला उम्मीदवार जीत सकती है तो पार्टी से चुनाव टिकट देती है, उसे प्राथमिकता देती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि सिर्फ महिला को ही देना है, भले उम्मीदवार हार जाए, तो मुझे लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में यह अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है कि सिर्फ महिला को टिकट देकर वह सीट हारे तो सत्ता से बाहर हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि आगे से राज्य पर कोशिश की जा रही है और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो बहुमत में न होने के बाद भी 4 बार इस बिल को लेके आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को आप लेके 98 में लेके आए, 99 में लेके आए, 2002 में लेकर आए थे, ये जानते हुए भी कि उनके पास बहुमत नहीं है और उनके सहयोगी दल सहयोग नहीं करेंगे और विपक्ष भी सहयोग नहीं करेगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला आरक्षण के फेवर में रही है और चाहती थी कि लागू हो। 2008 में जब मनमोहन सिंह लेके आए तब भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। 2010 में जब राज्यसभा में पास हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहा। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल लेकर आए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2010 में उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से इसके साथ है, अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती तो हम इसे लागू कर पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार एजेंडे में रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से नारी शक्ति की बात करते रहे और लगातार उनकी जो योजना रहे वुमेन सेंट्रिक योजना लेके आए। आप अगर उज्ज्वला योजना देखोगे तो वह सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं को लेके रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये इसे आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो। ये कहा जा सकता है कि भाई दिसंबर में क्यों लेके आए, विशेष अधिवेशन की क्या जरूरत थी इस बिल को लेके आने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर विशेष अधिवेशन में लाते हैं, उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी का दिन है, आज इसका हम श्री गणेश करते हैं, एक बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो उनका प्लान था कि भाई गणेश चतुर्थी के दिन मैं देश की आबादी को आरक्षण दूंगा और लेके आऊंगा। विशेष अधिवेशन, विशेष सत्र बुलाकर नए संसद भवन में उन्होंने पहला बिल महिला आरक्षण लेकर नारी शक्ति को पास किया है। और 2007 में तो एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की सारथी महिलाएं हैं। लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर कोशिश करते रहे। लेकिन इसमें एक फैक्टर इंटरेस्टिंग डालना चाहता हूं कि देखिए 2019 के अंदर जब वोटिंग हुआ था तो 91 करोड़ मतदाता थे और 2022 में 95 करोड़ मतदाता हो गए। तो इस 3-4 साल के पीरियड के अंदर 5.5% महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में एक बड़े वर्ग महिलाओं ने मतदान किया था। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि महिलाएं उनके पक्ष में ज़्यादा वोट कर रही है और यही कारण भी एक माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण लाकर आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं के ज़्यादातर वोट लेने की एक रणनीति तय की है। ठीक है, आप इसको चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। गुंजा जी, आपका ऑब्जेक्शन इस बात से था कि हमें वोट बैंक ना कहा जाए, लेकिन जो स्टैटिक्स दिखते हैं ना, जो नंबर दिखते हैं, वो इसी तरीके के दिखते हैं। मतलब जिसका जिक्र अभी समीर जी ने कर दिया, जो राज्यों में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो योजनाओं के नाम में महिलाएं हैं, राजस्थान में योजनाओं के नाम में महिलाएं हैं, या नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मैं शराबबंदी भी इसलिए किया क्योंकि औरतों ने मुझसे कहा। तो देखा तो वोट बैंक के तौर पर जाता है। हम ये चाह सकते हैं कि वो ना देखा जाए, लेकिन पार्टियां तो उसी तौर पर देखती हैं और इसलिए सबके रणनीति, सबके प्लान, इसलिए जो सवाल मैंने पूछा ना, वो ज़मीन पर आपको नहीं दिखता कि कोई 33% बिना कानून के उतने सीटें दे। उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग हुआ, सफल नहीं हुआ, कांग्रेस ने प्रयोग किया था। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़, आपने कहा कि हम वोट बैंक, बीजेपी को ज़्यादा महिलाएं क्यों वोट देती हैं, इसलिए हम वोट बैंक के तौर पर देखे जाते हैं। वोट बैंक तो माइनॉरिटीज़ भी थी कांग्रेस की। सच्चर कमेटी ने दिखा दिया कि एक वोट बैंक होने में और किसी का उद्धार करने में बहुत अंतर होता है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की, और मैंने जबकि बोला है कि मैं आरक्षण को बहुत फेवरेबल नहीं मानती हूँ, बट आप एक बात बताइए, इसीलिए नहीं मानती हूँ बिकॉज 9 साल में विमेन लेड डेवलपमेंट हुआ है। सरहद पर पहुँचाई हैं महिलाएं प्रधानमंत्री ने। राहुल गांधी से माफ़ी मांगने के लिए जिस सांसद ने
पहल करी वो एक महिला थी। आज आप देखिए राहुल गांधी को हराने के लिए एक महिला खड़ा करा भाजपा ने, जो एक बार हार गई, फिर भी उसे दोबारा मौका दिया। तो ये तो मंशा की बात है। ये तो आप सिर्फ पॉलिसीज ले आए, उन्हें इम्प्लीमेंट ना करें तो कोई महिला आपके लिए वोट नहीं करेगी। नीतियों को ज़मीन पर उतार के उसका इम्पैक्ट दिखाना, आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रेंथ वेयर विमेन हैव बिकम बेनिफिशरीज। हम लाभार्थी बन गए हैं पिछले 9 साल में, हम वोट बैंक नहीं बने हैं। और दूसरा चीज़, शाबानों की बात करें, अभी एक जन है यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस ने बहुत समर्थन किया। आई थिंक महिलाओं के विषय में कांग्रेस ने कोई भी बात बोलने का अधिकार उस दिन खो दिया था, जिस दिन आपने ट्रिपल तलाक को अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दिया, अब एब्रोगेशन ऑफ ट्रिपल तलाक को, आपने शाबानों के केस को पलट दिया। प्रियंका वाड्रा इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ वाई ओनली टैलेंट विल सर्वाइव एंड नथिंग एल्स। शी हैज़ एन एंटायर पार्टी, उनके पास तो पूरी पार्टी है, वो तो कहीं से भी लड़ सकती हैं। पूरी पार्टी लगी उन्हें नेता बनाने में, वो बन नहीं पाई हैं नेता। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि एट द एंड ऑफ इट इज़ ओनली टैलेंट विच विल सर्वाइव, नथिंग एल्स। ठीक है प्रेम जी, क्योंकि ये कमेंट आप पर आया था, मैं एक रिएक्शन आपका ले लूँ, फिर राकेश जी आप पर आता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई इस तरीके का मौलिक अधिकार नहीं है कि वो महिला आरक्षण पर या इस मुद्दे पर बोले, क्योंकि इतिहास में, और जिसका गुंजा जी ने जिक्र भी किया, कि ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां कांग्रेस के पास मौका था, वो महिलाओं की आवाज़ बन सकते थे, समर्थन कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया है। राजनीतिक दल को बोलने का क्या अधिकार है, ये बात तय करने का किसको अधिकार है? ये कोई तय करे कि इसको अधिकार नहीं है। तो राजनीतिक दल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो उदाहरण के ज़रिए बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में जब महिलाओं को लीडरशिप मिली, रिप्रेजेंटेशन आज 15 लाख के लगभग पहुंच गया। इस दौरान पानी इतना बदला कि महिलाएं ज़्यादा वोट करने लग गई पुरुषों के मुकाबले। मैं तो इन तथ्य की ओर इशारा कर रहा हूं, और इसमें क्या विरोध हो सकता है, और इसमें कांग्रेस का योगदान है तो मैं उसको नकार थोड़े सकता हूं, या गुंजा जी भी नकार नहीं सकती हैं। तो ये है, ये बात सिर्फ इतनी सी है। तो मैं समझता हूँ जो हस्तक्षेप आपने मांगा था मैंने दे दिया। ठीक है राकेश जी, आपको जोड़ना चाहती हूँ, उसमें साथ में ये चीज़ और जोड़ लेता हूँ कि सरकार के पास बहुमत इस तरीके का साल 2014 से है। उसके बाद इस फैसले को लाने में कि हमको अब ये बिल लाना है, 2023 हो गए। क्या प्रेम जी जिसका इशारा लगातार 2 बार जब उन्होंने बात कही, या समीर जी ने जो आंकड़े रखे, क्या वो नंबर के बाद ये बात क्लिक हुई कि नहीं अब महिला वोटर ज़्यादा हो रही है, महिलाएं वोट ज़्यादा कर रही हैं, एक तो वोटरों की संख्या के हिसाब से भी, और दूसरा कन्वर्जन के हिसाब से भी, कि निकलना और निकल कर वोट डालना। तो जब वो वॉइस ज़्यादा है तो ये दिखा जाए कि उस वॉइस के बीच में एक मैसेज जाए कि देखिए आप वोट निकल कर डालती हैं, आपके लिए कोई सोचता है तो वो ये सरकार है, इसलिए 9 साल लगे। 2-3 एंगल को लाना चाहूँगी यहाँ। आप सामाजिक व्यवस्था को भी देखिए, अगर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो महिलाएं अब ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी आवाज़ को अब ज़्यादा बुलंद कर रही हैं। जहाँ जहाँ भी हो, नौकरियों में भी पहले जो चुप्पी थी अब हम देख रहे हैं कि वो सजग हो गई है। ये बहुत कारणों से हुआ है, और अब वो सहना नहीं जानती है और न चाहती है। तो इसलिए ये जो सामाजिक परिवेश भी बदला है, वो एक रियलिटी भी हम सब के सामने, और नेता इसको जितना जल्दी समझ जाएं अच्छा है। अभी समझा है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, मैं ऐसा ही देखूंगी। दूसरी बात, मैं मानती हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो जितने स्टेट्स में और जो सर्वे निकल कर आए, मेल वोटर से कहीं ज़्यादा विमेन वोटर्स नज़र आएंगे। तो ज़रूर ये रियलिटी है कि आप उनको देखें कि वो आकर बाहर निकल रही हैं, और साथ ही उनके जो इश्यूज़ हैं, तो जो उज्ज्वला योजना की आपने बात की, तमाम योजना, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में, जहाँ भी, क्योंकि वो आगे बढ़ रही हैं और बढ़ना चाहती हैं, वो स्कीम्स भी इस तरह से बन भी रही हैं, और स्कीम्स अब इलेक्शन में काम आ भी रही हैं। तभी तो गृह लक्ष्मी योजना, और किसी भी स्टेट में, मैं बियॉन्ड पार्टी जाऊँगी, हर एक स्टेट में ये रियलिटी बन के भी उभरी है कि जहाँ जहाँ अगर महिलाओं की स्कीम्स को तवज्जो दी गई है तो वहाँ पर उसमें इलेक्टोरल सक्सेस भी मिली है। तो ये भी एक रियलिटी है। मैं मंशा भी कहूँगी कि है उनको सम्मान देने की, और वो एक कहीं ना कहीं सिर्फ मतलब नियत की भी बात नहीं है, वो एक सामाजिक परिस्थिति भी अब सामने है जब आपको उनको देना पड़ेगा, उनको हिस्सेदारी आपको देनी पड़ेगी। तो इसीलिए चाहे वो राजनीति में हो या सामाजिक व्यवस्था में, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी की अंडरस्टैंडिंग मैं कहूँगी, और यहाँ पर बीजेपी भी, क्योंकि अगर हम कर्नाटक में भी देखें तो वहाँ भी हमने स्कीम्स देखी कि जो मुफ्त बस सेवा देख लीजिए,
गृह लक्ष्मी योजना देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की, बहुत सारी योजनाओं की अब बात हो रही है। और बाकायदा मैं क्योंकि ऑब्जर्वर रही हूँ, चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है किस तरह से उस पर बहुत फोकस करके काम किया जा रहा है। तो मैं महिला होते हुए मैं कहूँगी कि अच्छा है मेरे लिए, अगर आप अपने चुनावी रणनीति में ही शामिल करके मेरे लिए कुछ भला करते हैं तो अच्छा है, मैं ज़्यादा जागरूक हो रही हूँ। हाँ, इसे ऐसे ना देखा जाए कि बस हमने आपको एक जो फ्रीबी की बात हो रही है उस तरह से करके देखा जाए, कहीं ना कहीं सशक्तिकरण का इससे काम हो, वो आगे बढ़े। और मुझे लगता है कुछ योजनाओं में इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि वो डिजिटली कैसे अवेयर हो जाए, अपना अकाउंट कैसे बनाए, ये भी हो रहा है उनमें। हम यूपीआई की बात कर रहे थे तो अभी हमने देखा कि कैसे एक महिला ठेले पर बैठी है और अपना यूपीआई का, हम सब ने वो वीडियो देखा, करती है। तो सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं का कहीं इससे हो रहा है जिसमें चुनावी रियलिटी भी शामिल है। तो मैं कहती हूँ ये महिलाओं का फायदा है। अवधि जी, ढेर सारा अनुभव आपके पास है, कई बार जब ये प्रयास हुए आपने उन चीज़ों को करीब से देखा। क्या राजनीतिक दल इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? फ्लोर पर सब कहते हैं, आज तक कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं मिला जिसने फ्लोर पर ये कह दिया हो कि नहीं, लेकिन क्या वो अपने अंदर, क्योंकि उसके ठीक बाद जो राज्यों में बयान आ रहे हैं वो बयान तो आप देखिए ना, उसमें हर कोई मीन मेक निकाल रहा है। वैसे सब कह रहे हैं कि देखिए हमारी औरतों की बात नहीं हुई जो मुसलमान औरतें हैं, कोई कह रहा है कि देखिए पिछड़ा जो औरतें हैं वो अभी भी पिछड़ी रखने की पूरी तैयारी है, हमारा जिक्र नहीं है। तो जिस सामाजिक परिवर्तन का जिक्र अभी राखी जी ने किया, मैं उस सवाल को आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि आप हर एक प्रयास को आपने करीब से देखा है कि वो सोच क्या होती है और फ्लोर पर क्या किया जाता है। क्या वो पार्टियां उस सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार हो गई हैं? देखिए, पहले तो हमारे पैनल में 2 महिलाएं हैं, मैं राखी जी हैं और गुंजा है। जितना संतुलित तरीके से इन लोगों ने अपनी बात रखी है, पहले तो उसके लिए मैं एक बधाई भी देता हूं। और एक प्रमाण है कि हम लोग शायद कभी कभी उत्तेजना में आ करके एक दूसरे पर आक्षेप कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, कल भी मैंने एक टीवी पर बोला है, परसों भी, और मैं बरसों से कहता रहा हूं कि महिलाओं में पुरुषों से काम करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा है। मैंने निकट से अनुभव किया है, सहनशीलता बहुत ज़्यादा है, संवेदनशीलता भी है। इसलिए महिलाएं अगर किसी भी क्षेत्र में आएंगी तो उसमें आपको अपने आप बिना अघोषित बदलाव दिखेगा। वो एक संस्कार का, एक प्रकृति की बात होती है। जो कई चीजें महिलाएं कर सकती हो पुरुष नहीं कर सकते हैं, कई पुरुष कर सकते हो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन दोनों मिलके जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य होता है कि पुरुष महिला को अलग से नहीं बांटते हैं, हम एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उस रूप में हमारी प्रकृति को संतुलित रूप से संचालित करने के 2 अंग हैं, जिसमें एक अंग को वर्तमान व्यवस्था में जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जितना उनका सही तरीके से एक्सपोजर होना चाहिए था। कई बार आप काम करने से सीखते हैं ना, कई बार आपको जगह मिलती है तब सीखते हैं और अपने को विकसित करते हैं, उसमें कमी रह गई थी ऊपर तक। लेकिन आपके प्रश्न का मैं एक तो थोड़ा कठोर, हमारे पास एक सुभाषित का श्लोक था, ये चिल्लाने लगे, लेकिन मैं ये है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो बहुत ही समझदारी की कमी होती है उसकी 5 निशानियां होती हैं। हालांकि उसके लिए सुभाषित में मूर्खस से शब्द प्रयोग है, लेकिन मैं उस श्लोक जरूर पढ़ दूंगा, लेकिन ये ना माने कि मैं लोगों को मूर्ख कह रहा हूं। मूर्खस्य 5 चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम मुखे हठी चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। माने इनकी 5 निशानियां होती हैं। अहंकारी होते हैं, मैंने किया है, ये तो मेरा बिल है, ये तो मैं चाहता था, अरे भाई आपने कुछ किया। उनके मुंह में हमेशा बुरे शब्द ही होते हैं, वो जिद्दी होते हैं, समझाने पर ही नहीं मानेंगे, हमेशा बुरी सी शक्ल बनाए रहते हैं, मुंह लटका रहेगा, अरे बाप हम ही महाज्ञानी है, और दूसरे की बात कभी नहीं मानते। तो हमारी राजनीति, समाज व्यवस्था, डिबेट सब में वो दिखाई देते हैं, जिसके लिए हमने कहा कि एक रुदाली समूह खड़ा हो गया है सच्चाई को स्वीकार करते हुए। लेकिन उसी सुभाषित में एक दूसरे कर्तव्य की बात की गई है। नीड़ छीड़ विवेके हंस आलस्यम त्वम एव तनुषे चेत विश्वस्मिन अधुना अन्य कुलव्रतम पाल इष्यति कहा गया, अरे हंस, अगर तुम ही पानी तथा दूध में भेद करना छोड़ दोगे तो दूसरा तुम्हारे इस कुल व्रत का पालन कौन करेगा? यदि बुद्धिवान तथा कुशल मनुष्य ही अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो दूसरा कौन करने आएगा? तो जो कहता है वो कहता रहेगा, उसके क्या लक्षण है हमारे संस्कृत में बताए गए हैं, लेकिन जो हंस की भांति नीड़ छीड़ विवेक को अलग करके काम करना है वो फैसले करता रहता है। इसलिए जो लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं वो मेरे इस श्लोक के आधार पर देखते हुए थोड़ा संतुलित होकर विचार करेंगे और तब देखेंगे कि 2 पक्ष कौन कहां खड़ा है। अब आपका प्रश्न का उत्तर आता है। असदुद्दीन ओवैसी,
असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, जिसने 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि महिलाओं की मानसिक स्तर उतना अच्छा नहीं होता है उच्च कि वो फैसला कर सके, इसलिए हम 3 तलाक जो के समर्थन में है। तो आप क्या कल्पना करें, वो भाषण होता है, कल्पना करेंगे कि ये महिलाओं के लिए जो कहते हैं ठीक है, इस्लाम में वो कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ 7 जन्म का नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मैरिज, ये सब हमारे पर नियम मत लागू करो। तो उनकी तो ये आ गई। दूसरा, इस देश में लंबे समय से दुष्प्रचार रहा है कि आरएसएस महिला विरोधी है, आरएसएस महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देती है। उससे निकला हुआ जो व्यक्ति होगा, वो राजनीति में हो कहीं भी हो, वो तो महिलाओं का सम्मान देते ही नहीं है। माने उसकी तो न माता हो सकती है, न उसकी बहन हो सकती है, न उसकी पत्नी हो सकती है, न उसकी दोस्त हो सकती है। एक वातावरण बनाया गया। अब आप देखिए कि अभी पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वय की बैठक हुई है। उसमें पहला जो फैसला हुआ, पहले से वैसे आरएसएस कर रहा था कि महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए अभियान चलेगा। देश के वैसे 441 स्थलों पर सम्मेलन करना है, जिसमें से 40 से ज्यादा सम्मेलन हो चुके, 2 ही हुआ मुख्य निर्णय हुए, जिसमें एक ये था। और लोगों ने तस्वीरें देखी कि कम से कम उस समन्वय समिति की बैठक में 40% महिलाएं दिख रही थी बैठी हुई। और सबको मालूम है कि आरएसएस का भले नहीं हो, राष्ट्रीय उसके एक महिला विंग है, राष्ट्र सेविका समिति, और सब और इतने संगठन है, विद्यार्थी परिषद है, मजदूर संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू, किसमें महिलाएं नहीं है। अब महिलाओं के पक्ष में जब ये संगठन काम करने लगा है, तो ये जो एक झूठ फैलाया गया था पूरा ना, वो ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि वो तो काम दिख रहा है कि भैया अगर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है तो पहली प्राथमिकता किसके नाम से पेपर बनेगा, महिलाओं के नाम से है। मुद्रा योजना है, प्राथमिकता किसको दो, महिलाओं को दो। अगर घर में बिजली लगनी है, किसके नाम से बनो, पहले महिलाओं को करो। तो ये तो जो चीजें बदली है कि पहली बार आजादी के बाद किसी सरकार ने व्यवहारिक धरातल पर और समाज के स्तर पर काम करने वाले संगठनों में किया है, तो आरएसएस बीजेपी कर रही है सही तरीके से। अब जो तीसरी बात है, नहीं मैं खत्म कर रहा हूं, तीसरी बात यह होती है कि इस समय जो सारे आप प्रश्न उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस ने, यूपीए ने जो बिल लाया था या जो सामाजिक न्याय की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट सरकार, उसमें पिछड़े जाति के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था? बताए देश, अगर नहीं था तो आज किस मुंह से बोलते हैं? और मैं बता रहा हूं, देखिए पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण एक समय की मांग थी। मैं आज नहीं कहता हूं कि पिछड़ी जातियों में सब आगे आ गए हैं, लेकिन उस आरक्षण का अगर आप मूल्यांकन करते हैं तो कुछ फैमिलियों तक राजनीति में भी सुविधाएं सिमट रही है, हालांकि राजनीति में नहीं है, और सरकारी नौकरियों में भी सिमट रही है। उसको अगर आज फिर अगर उस आरक्षण को दिया जाए, उसे संविधान में प्रोविजन नहीं है अभी पार्लियामेंट में आरक्षण का, तो इसलिए वो देने का, लेकिन होगा तो वही लालू जी के परिवार के, मुलायम सिंह जी के परिवार के, उनके रिश्तेदारों का आएगा। उनको पार्टियां धीरे धीरे आगे बढ़ाए और पिछड़ी जातियों में बड़ी संख्या में स्वीकार करिए कि कई बार तो जिनको अग्रणी जातियां कहते हैं, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक हैसियत में बहुत जातियां आगे आ चुकी हैं उनके पास, तो उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। लेकिन दलितों और आदिवासियों को अभी बहुत काम करने की जरूरत है, इसलिए उनके लिए है। इसलिए इस देश में जो कुछ भी बना है, चूंकि आपने झूठ प्रचारित किया था, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो जो एक युगांतकारी कदम होता है, देश में बदलाव हो रहा है अलग अलग तरीके से। इंडिया को नाम हटाया जाए, लाखों पत्र राष्ट्रपति के पास लिखे जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लोगों ने महीनों के कई साल धरने दिए हैं। राखी जी को अगर ध्यान हो इसी जंतर मंतर पर कि इंडिया का भारत करो, एक दिन में भारत नाम लिख दिया और लोगों ने कहा भारत कहा जा सकता है। तो जब युग का बदलाव होता है, ऐसे ही इतिहास लिखा जाता है। तो भारत में जब इतिहास लिखा जा रहा है, तो उस इतिहास से वंचित लोग रुदाली समूह में आकर के यही सब प्रश्न उठाएंगे। लेकिन समाज, देश और जो कुछ हम नहीं देखते हैं, अलौकिक दुनिया भी एक है जहां कि आप जो कुछ बोलते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है, उसका असर पूरे वायुमंडल पर पड़ता है, वो सब असर पड़ रहा है। प्रेम जी, आप उस पर कुछ काउंटर देना चाह रहे थे? अब तो मेरे लिए सिर्फ जवाब देना ही रह गया है, क्योंकि इतने सवाल अब अवधेश जी ने उठा दिए हैं। सबसे पहले मैं उस श्लोक पर आना चाहता हूँ जो इन्होंने सुभाषित पढ़ा। उस श्लोक में मूर्ख जिनको बोला गया, जो लोग बोल रहे हैं, देखिए परिवर्तनकारी शक्तियाँ हमेशा जिद्दी होती हैं। अगर जिद ना हो तो परिवर्तन हो ही नहीं, तब तो स्वतंत्रता आंदोलन भी कभी सफल नहीं होता। अगर जिद नहीं होती, जिद होती है मर मिट जाने के लिए, जिद होती है समाज बदलने के लिए। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था के खिलाफ जो कोई भी परिवर्तन चाहता है, जो कोई भी उस व्यवस्था के खिलाफ जिद लेकर के पैदा हुआ है, उसको अभिमानी, घमंडी, मूर्ख ये किसने लिखा है श्लोक?
इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने यह श्लोक लिखा कि जो कोई भी परिवर्तन की बात करेगा, जो कोई भी इस वर्ण व्यवस्था की बात को में बदलाव चाहेगा, वो मूर्ख होगा, वो अभिमानी होगा। ये उसी व्यवस्था का द्योतक है जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं। एक बात ये होती है। दूसरी बात है कि एक मैं अपनी तरफ से एक बात बोलना चाहता हूं। हमेशा विमर्श में आता है कि महिलाओं के लिए ये काम किए गए, ये काम किए गए, ये काम किए गए, और तमाम कल्याणकारी कार्यों को गिना करके कि हम महिला के समर्थक हैं बोलकर राजनीतिक दल के लोग कंपनसेट करते हैं ऐसे समय में जब महिला आरक्षण पर उनकी ओर उंगली दिखाई जाती कि आपने नहीं किया। वास्तव में लोक कल्याणकारी कार्य करना और रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन देना दोनों डिफरेंट बातें हैं। आज यही बातें मुसलमानों के लिए बीजेपी करती है। एक आदमी को हम पार्टी में टिकट नहीं देंगे, न सदन में रहने देंगे, लेकिन लोक कल्याणकारी सड़क बन रहा है तो आपके लिए भी बन रहा है, उज्ज्वला योजना आ रही तो आपकी भी महिलाएं कर रही हैं। लोक कल्याणकारी बातों का रिप्रेजेंटेशन से कोई संबंध नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये आवाज तब उठाई थी अंग्रेजों के जमाने में। अगर लोक कल्याणकारी चीजों से ही अगर दलितों का उत्थान हो गया होता तो SC ST के लिए रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जो 1930 के दशक से आज तक चला आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन जो है पूरे बदलावकारी होता है, इसके लिए जरूरी होता है। OBC का रिजर्वेशन का भी जो डिमांड है उसके पीछे भी यही कारण है। महिलाओं के रिजर्वेशन का जो डिमांड है उसके पीछे भी यही कारण है। आप केवल कल्याणकारी कार्य करके महिलाओं का उत्थान नहीं कर सकते। इसी से जुड़ा हुआ वो सवाल भी जो आप लगातार पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दल अपने मन से अपने दलों में आरक्षण दे सकते हैं? अगर दे ही देते तो आज आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि वो नहीं दे सकते, इसीलिए आरक्षण की जरूरत है कि तुम्हारी कृपा से नहीं चलेंगे, ये रिजर्वेशन देना पड़ेगा, रिजर्वेशन हमारा हक है। ये सोच है आरक्षण को लेकर के। कल्याणकारी योजना लड्डू बांट करके आप महिलाओं का परिवर्तन कर देंगे, इस सोच में खोट है। ठीक है, चलिए मुझे हाँ, क्योंकि मुझे कंक्लूड करना है। ठीक है, मैं इस विषय को कंक्लूड करता हूँ अवधेश जी। उसको रोकने के लिए क्या जिद और अहंकार? देखिए, ढेर सारी राय हैं, ढेर सारे विचार हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये ध्यान रखने वाली बात है जो राखी जी ने कही। मैं उस लाइन को लेता हूँ कि एक खिड़की खुली है, लेकिन इस खिड़की से कोई बाहर कैसे झांकता है ये उस समाज पर और उस राजनीतिक परिदृश्य पर निर्भर करता है कि कोई उसमें बाहर क्या देख रहा है, कोई उसमें कमियां देख रहा है या कोई उसमें खूबियां देख रहा है। जब ये चीज़ें लागू होंगी तब वो परिवर्तन, जिस परिवर्तन की उम्मीद है वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस देश ने एक शुरुआत देखी है, विशेष सत्र में एक शुरुआत दिखी है। इस शुरुआत को कैसे आगे ले जाना है ये हमारे ही देश के राजनेताओं और हमारे ही समाज पर निर्भर करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।